हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रॉपरली एनालाइज टेस्ट सीरीज़ परफॉर्मेंस के बारे में। और साथ ही साथ इस बारे में भी बात होगी कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उस वजह से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें बहुत लोग को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोगों के पास बुक्स की अवेलेबिलिटी वगैरह नहीं है। तो अभी जो है क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस हो सकता है इस लॉकडाउन में, इवन इफ़ आपके पास अगर बुक्स वगैरह नहीं है तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले कि आपको टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस क्यों करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्री रिक्विजिट्स यानी कि एनालिसिस से पहले आपको थोड़ी सी तैयारी करनी होगी अपनी टेस्ट सीरीज़ एनालिसिस से पहले, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर एनालिसिस किस तरह से करना है उसके मेथड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि अगर बुक्स नहीं है, बुक्स का एब्सेंस है, तो अभी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो रेगुलरली इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अपना स्कोर आपको कैसे इंप्रूव करना है, कि फाइनली जब आपने सारा एनालिसिस कर लिया उसके बाद आपको अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि उनका मान लीजिए 120 नंबर पे मार्क्स स्टक हो गया और उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, तो उन सब केसेस में क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बात है, इसके बारे में बहुत लोगों ने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज किया था कि अभी जो है बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो अभी जो है हमारा प्रैक्टिस रुक गया है, तो उसके लिए कुछ बताइए। तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एनालाइज क्यों करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको इम्प्रूव करना है तो आपको एनालाइज भी करना है। टेस्ट सीरीज लेकर के अगर आप सिर्फ उसको छोड़ देते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी जो है ज़्यादातर टेस्ट सीरीज जो आप लेते होंगे या ले रहे होंगे वो ऑनलाइन होती है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको एनालिसिस पहले से करके मिलता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, और इसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पैरालिसिस, यानी आपके सामने इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतना सारा डेटा, इतना सारा ग्राफ बना के दिया जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि उसका क्या कंक्लूजन निकालें, और आप एक तरह से उससे थक जाते हैं और उसको वहीं पर के छोड़ देते हैं। आप उसका प्रॉपर एनालिसिस खुद से नहीं करते। आपको खुद से एनालिसिस करना ज़रूरी है, एक पर्सनलाइज्ड एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप केवल टेस्ट सीरीज के एनालिसिस पे निर्भर नहीं रह सकते, उससे कंक्लूजन क्या निकालना है, ये बेसिकली वीडियो उस बारे में है कि आपको अगर टेस्ट सीरीज सामने से कुछ दे भी रहा है तो उससे कैसे आप कंक्लूड करें कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये आप कैसे जानेंगे, तो इसके बारे में है ये वीडियो। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आपको एनालिसिस से पहले क्या करना है, क्या आपके प्री रिक्विजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट्स देखिए आपका ये है कि आपको मिनिमम 30 मिनट तो वेट करना है आपने टेस्ट खत्म होने के बाद, उसके बाद ही आपको अपना एनालिसिस शुरू करना है, उससे पहले नहीं। क्योंकि क्या होता है कि तुरंत जब आप टेस्ट देते हैं तो आपका माइंड जो है थोड़ा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा उसमें केओस होता है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट ज़रूर करना है। आप कहीं जाइए, कहीं घूम फिर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, या फिर उससे ज़्यादा का भी वेट कर लेंगे तो अच्छा होगा। एक दिन से ज़्यादा का वेट मत करिएगा अपने टेस्ट सीरीज एनालिसिस से पहले। तो कोशिश करिएगा कि मान लीजिए आज सुबह 10 बजे आपने टेस्ट दिया तो शाम को या रात तक होते होते आपका एनालिसिस हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा लेट मत करिएगा। ठीक है, तो मिनिमम 30 मिनट्स आपको वेट करना है और मैक्सिमम एक दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद क्या है कि आपको एक छोटा सा कॉपी मेंटेन करना है, एक स्मॉल कॉपी, एक स्मॉल नोटबुक आपको, या स्मॉल डायरी जो भी कह लें, वो आपको मेंटेन करना है। थ्रू आउट आपके प्रिपरेशन, जब भी आप टेस्ट सीरीज देंगे, जब भी आप प्रिपेयर करेंगे, तो ये कॉपी आपके साथ में होनी चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर इवेंट ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो ये कॉपी जो है आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि इन केस कल को आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता, देखिए 90% चांसेस में तो अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो लोग कहते हैं कि आपको अपना प्रिपरेशन से सीखना चाहिए ताकि आगे आप इंप्रूव कर सके। तो ये वाली जो कॉपी होगी यही आपको बताएगी कि आपसे गलती कहाँ हुई, आपसे कहाँ कमी छूट गई, और कल को अगर आप दूसरा एग्जाम देते हैं तो ये कॉपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए ये कॉपी को आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट है कि आपको प्रॉपर अटेंशन देना है हर सब्जेक्ट्स को। ठीक है, ये बात कॉमन सी है, लेकिन बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं। बहुत से लोग ये क्या करेगा कि जो पार्ट उसका पहले से स्ट्रांग है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे देगा, और जो या फिर जो पार्ट में उसको लगता है कि इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है, मान लीजिए किसी का मैथ्स खराब है, सिर्फ वो मैथ्स का एनालिसिस करता है और किसी के बारे में वो देखता ही नहीं है। उसको लगता है कि बाकी सब में तो मेरा मार्क्स ठीक ठाक ही आ रहा है, तो उसका एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है। ये सोच बिल्कुल गलत है। हो सकता है बाकी सब्जेक्ट्स में आपको टाइम थोड़ा कम देना पड़े, लेकिन एनालिसिस आपको सबका करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का जनरली इक्वल वेटेज होता है, या फिर एटलीस्ट कुछ वेटेज तो होता ही है, तभी वो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो एसएससी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, भले आप टाइम किसी में कम ज़्यादा दे लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एनालिसिस कैसे करना है, मेथड क्या होगा। तो ये यहाँ पे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, तो आप थोड़ा यहाँ पर अटेंशन पे करिएगा अपना। सबसे पहले कि आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आपने ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स लिए थे वो इनफ थे, वो काफ़ी थे कि नहीं।
मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है, उसमें आपको 140 नंबर के कट ऑफ का ज़रूरत है, ठीक है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको 140 नंबर का अपना अटेम्प्ट लेना था, लेकिन आपका जो अटेम्प्ट आ रहा है ओवरऑल, ठीक है, वो अटेम्प्ट्स इससे बहुत ही कम है। मतलब अगर आप वो सारे अटेम्प्ट्स आपके सही भी हो जाते फिर भी आपका 100 नंबर से ऊपर नहीं आ पाता, यानी आपके अटेम्प्ट्स बहुत ही कम हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि आपका अटेम्प्ट्स जो है वो बहुत कम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो गया कि आपका अटेम्प्ट्स बहुत ही कम। नेक्स्ट बात ये है कि आपको फिर उसके बाद ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आपका अटेम्प्ट्स कम था, अगर कम नहीं था तब तो ठीक, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट्स कम थे, बहुत कम थे, तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ इंप्रूव हो जाए, ठीक। आपको क्या अपने आप से सवाल पूछना है, क्या, कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं पूछना, ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं अपने आप से कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, ये सब नहीं, आप अपने तरफ से क्या एक्शन ले सकते हैं, आपको ये बात का ध्यान रखना है। आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है। मान लीजिए आपका अटेम्प्ट्स बहुत लो हो रहा है और इसका रीज़न ये है कि आप जो है बहुत कम टाइम दे रहे, मतलब आप किसी सेक्शन को एकदम इग्नोर करके चल रहे थे, मैथ्स को आपने बहुत कम टाइम दे रखा, लास्ट का 15 मिनट आपने मैथ्स के लिए छोड़ा, तो आपको फिर क्या ध्यान रखना है कि मैथ्स के लिए मैं ज़्यादा टाइम बचाऊंगा, और इसके लिए क्या करना है कि जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा टाइम खा रहा है, मैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा लिमिटेड टाइम दूंगा, ठीक है। तो ये आपको उसमें नोट डाउन कर लेना है कि मैं रीजनिंग को कम टाइम दूंगा, ठीक है, रीजनिंग का टाइम मैं लिमिट करूंगा। ये चीज़ आपको अपने कॉपी में, उस छोटी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आप सीखेंगे। आप बिल्कुल ये समझ के मत चलिए कि दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, आपको ये लिख करके रखना है, लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको कैसे करना है। तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस का एक पूरा यहाँ पर एल्गोरिदम है। सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन भी अगर आपका किसी सब्जेक्ट में छूट रहा है तो आपको उसके टॉपिक का नाम लिखना है कि हाँ भाई, मेरा ये वाला सवाल जो है ये वाले टॉपिक से था और वो छूट गया। मान लीजिए किसी का कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसको अपना लिख लेना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको प्रॉब्लम है, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो लिख लेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, मान लीजिए कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो उसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो जब कंप्लीट करेगा तो अटेम्प्ट लेगा। लेकिन मान लीजिए किसी बंदे ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा था, भले ही तो उसने थोड़ा कम पढ़ा हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर उसने पढ़ रखा है तो फिर उसको उसमें उसी कॉपी में ये चीज़ लिखना है कि वो क्या ऐसा कर सकता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, नेक्स्ट टाइम से वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। उसको क्लियरली अपने कॉपी में ये चीज़ मेंशन करना होगा, ठीक है। हाउ यहाँ पर लिखना होगा, कैसे वो अटेम्प्ट कर लेगा पिछले बार, नेक्स्ट टाइम, सॉरी पिछले बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है कि आप अगर जो भी क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं उसके बारे में आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ उस टॉपिक को आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको टॉपिक लिख लेना है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं लिखना, ना क्वेश्चन नंबर लिखना है, आपको उसका स्पेसिफिक टॉपिक लिखना है। अगर आपको चैप्टर के अंदर का कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी आप लिख पाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो आप अपना टॉपिक लिखिए और फिर अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं क्या ऐसा करूँ कि इससे इम्प्रूव हो जाए ये चीज़, ठीक है, ये प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ना आए, कि मैं इसको जो है गलत नहीं करूं, ठीक है। उसके बारे में आपको लिख लेना है। मान लीजिए कि आप पैनिक कर गए थे या आप कोई सिली मिस्टेक कर दिए थे, तो सिली मिस्टेक क्यों हुआ था उसके ऊपर ध्यान दीजिए और फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम से सिली मिस्टेक ना हो। आप ज़्यादा ठंडे दिमाग से एग्जाम देवे, ज़्यादा आप इधर उधर की चीज़ें ना सोचिए, ज़्यादा फोकस्ड रहें। जो भी पॉइंट आपके मन में आता है कि जो आप कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम से, उस चीज़ को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। हाउ, ये हाउ को आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है कि आप जिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, अबव एवरेज टाइम ले रहे थे, देखिए आजकल ज़्यादातर जो मॉक टेस्ट है, जो टेस्ट सीरीज है, वो आपको ये बता देता है कि एवरेज स्टूडेंट्स इसमें कितना टाइम ले रहा था और आप जो है कितना टाइम ले रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस तरह से क्या करना है कि आपको उस चीज़ को मेंशन कर लेना है कि कौन सा टॉपिक्स में आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और फिर से आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है। आपको अपने आप से हाउ पूछना है कि आप कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आपका एनालिसिस करने का तरीका। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रीज़न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई इंसान है जो किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो क्यों ले रहा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या इसके लिए कर सकते हैं, आप हाउ कैन यू इम्प्रूव इट, आप कैसे इम्प्रूव करिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है। अपने एक्शन को आप लिख के रखिए कॉपी में कि मैं नेक्स्ट टाइम से ये करूँगा। मान लीजिए कि आज आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं और फिर आपका प्लान है कि आपको 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद दूसरा टेस्ट सीरीज़ लेना है, दूसरा टेस्ट लेना है, ठीक है। तो उतने दिन में आप क्या क्या ऐसा एक्शनेबल स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि वो इम्प्रूव हो जाए, वो सब चीज़ें आपकी कॉपी में मेंशन होना चाहिए। और नेक्स्ट 3 दिन या 4 दिन जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली एक और चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है
ये चीज़ ये है कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कितना अच्छा था। मतलब हर किसी का, हर स्टूडेंट का एक सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट रहता है कि मान लीजिए कोई पहले जनरल अवेयरनेस सॉल्व करता है, फिर वो रीजनिंग में जाता है, फिर वो मैथ्स में जाता है, फिर वो इंग्लिश में जाता है, जो भी उसका सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट नहीं है तब तो आप और भी बुरी तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब तो आपको अटेम्प्ट करने का अपना तरीका भी सुधारना होगा। लेकिन अगर आपका सीक्वेंस फिक्स्ड है, ठीक है, एक सब्जेक्ट वाइज आपका सीक्वेंस फिक्स्ड है कि पहले ये सब्जेक्ट, फिर वो सब्जेक्ट, फिर वो सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब आप पेपर दे लेते हैं तब आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ये सीक्वेंस इफेक्टिव लगा मुझे, और अपने आप को उसी कॉपी में नंबर देने हैं 1 से 5 के बीच में कि ये जो मेरा अटेम्प्ट था, सीक्वेंस था, ये सही था कि नहीं था, कितना इफेक्टिव था, कितना इफेक्टिव नहीं था, ये आपको अपने वहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले वो मैथ्स कर लेता है और बाद में दूसरे सब्जेक्ट में जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि उसको बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बहुत कम बचता है। मैथ्स उसका टाइम ले जाता है या रीजनिंग उसका टाइम ले जाता है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपके सीक्वेंस में प्रॉब्लम है तो आपका नंबर कम आएगा। अगर सीक्वेंस सही है तो ठीक है। आइडियली आपका जो सीक्वेंस में जो नंबर है वो 3 से ऊपर का होना चाहिए। 3, साढ़े 3, 4 का अगर आपका नंबर जा रहा है तो सही है। अगर 3 से या उससे नंबर कम का मार्क्स आपको मिल रहा है उसमें, तो आप समझ लीजिए कि आपको सीक्वेंस भी चेंज करने का ज़रूरत है। लेकिन इसको तुरंत नहीं चेंज करना है, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स का आपको वेट करना है। अगर लगातार 2 अटेम्प्ट्स में आप देख लिए कि आपका जो ये सीक्वेंस वाला पार्ट है इसमें आपको 3 या उससे कम का मार्क्स मिल रहा है, तो यानी कि आपको अपने सीक्वेंस पे वर्क करना है, आपको अपना सीक्वेंस थोड़ा सुधारने का, चेंज करने का ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ही आपको हर तरह का एक्सपेरिमेंटेशन कर लेना है, हर तरह का चेंजेस करके देख लेना है कि कौन सा चेंज इफेक्टिव है और कौन सा चेंज इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फिर पछताने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, पछताने का मौका, और उस टाइम पछता के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंटेशन अभी ही कर लेना, और इसके लिए आपको ये 1 to 5 वाला स्केल बहुत हेल्प करेगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी लॉकडाउन के टाइम में प्रैक्टिस कहाँ पे करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, डायरेक्ट मैसेज, या फिर फेसबुक पे वो मैसेज कर रहे थे कि अभी उनके पास बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अभी आप बुक्स का वेट मत करिए, क्योंकि इससे आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। अभी आपको बहुत ही गोल्डन टाइम मिला हुआ है, अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, तो इसको आप वेस्ट मत करिए सिर्फ इसलिए कि आपके पास बुक्स नहीं है। इसलिए बुक्स का भी वेट मत करिए। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि डिजी बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो की है मोर देन मॉक्स, ठीक है। ये जो डिजी बुक्स है ये प्रोडक्ट है योर क्लासेस का। योर क्लासेस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए। अभी एसएससी पे आपको उसका एसएससी का कंप्लीट पैकेज वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पे डिजी बुक्स के नाम से, और ये प्रोडक्ट योर क्लासेस का है। तो वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ये मॉक्स से ज़्यादा है, वहाँ पर सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग लेवल में बटे होते हैं, यानी कि ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट, इस तरह का लेवल वहाँ पर क्वेश्चन बटा होता है। हर टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और ये क्या करते हैं कि आपको सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें जो भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे उसका आपको प्रॉपर सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, बल्कि उसके आपको प्रॉपर एनालिसिस भी मिलता है कि आपका जो वीक पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो सब क्या है। उस तरह से आपको वहाँ पर उसका पूरा एनालिसिस देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए वहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा। ये जो पूरा ऐप है ये बाइलिंगुअल है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। वहाँ पर आपको एसएससी का जो कंप्लीट पैकेज मिलेगा, उससे आप सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी एसएससी एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज मौजूद है। और ये जो है आपका जो हार्ड कॉपी वाले रूट है, यानी हार्ड कॉपी का आप जो बुक्स खरीदेंगे, आप बुक्स लेंगे, आप करंट अफेयर्स का मटेरियल लेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह लेंगे, टेस्ट सीरीज खरीदेंगे, इस तरह से करके आप जब सारा चीज़ खरीदेंगे तो आपका जो रूट है वो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। उस तरह से उसके कंपैरिजन में अगर आप योर क्लासेस का प्रोडक्ट लेते हैं डिजी बुक्स का, तो ये आपको बहुत ही अच्छे दाम में, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। बस वहाँ पर क्या करना है कि आपको कूपन कोड, प्रोमो कोड यूज़ करना है OFF30 का। यहाँ पर OFF30 प्रोमो कोड दिया हुआ है। आपको जाना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर जा सकते हैं आप, और जा करके वहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर मटेरियल आपको मिल जाएगा डिजी बुक्स के नाम से, ठीक है। वहाँ पर मैंने खुद यहाँ पर जा करके चेक किया है, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है। मतलब इतने कम प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रही है। आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। एक बार वहाँ जा सकते हैं। हाँ, जिनको अगर ये डर है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो सिंपली वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जा करके वो उसको ट्राई कर सकते हैं, प्रोडक्ट को एक बार ले सकते हैं। 3 डेज़ का वहाँ रिफंड पॉलिसी ये लोग देते हैं, ठीक है। 100% आपको मनी आपका रिफंड हो जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, आप वहाँ पर जा करके रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो रिसेंट मंथ का आपका जो करंट अफेयर्स है, उसका भी PDF वहाँ पर आपको, मतलब उसका भी मैगजीन आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का, रिसेंट जो भी मंथ का होगा, ठीक है। तो एक मंथ का आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, साथ साथ आपको जो डिजी बुक्स है वो तो मिलेंगे ही, वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस के साथ साथ अपना पर्सनल एनालिसिस भी मिलेगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ये सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं है, याद रखिएगा, ये मॉक से कहीं ज़्यादा है। तो एक बार आप जा करके लिंक से आप चेक कर सकते हैं,
वहाँ पर आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप वहीं से जा करके प्रैक्टिस करें, आपको मैक्सिमम बेनिफिट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। तो देखिए, स्कोर इंप्रूव करने के लिए आपको 3 टारगेट्स लेकर के चलने हैं। पहला जो टारगेट है कि आपको ओवरऑल अटेम्प्ट अपना इंक्रीज़ करना है। ठीक, अगर आपको ओवरऑल क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही कम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आपको 140 मार्क्स आपका कट ऑफ है और आपका अटेम्प्ट इतना हो रहा है कि आप सिर्फ 100 मार्क्स तक का ही अटेम्प्ट ले पा रहे, तब यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इसके लिए आपको जो भी तरीका यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सब के ऊपर भी मैं डिटेल्स में बात कर सकता था, लेकिन वीडियो क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो इन सब जो तीनों टारगेट है इसके ऊपर भी मैं कभी बाद में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट है कि आपको सेकंड टारगेट ये लेकर के चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना है। टाइमिंग के ऊपर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि लोग क्या होता है कि धीरे धीरे जब उनका कॉन्सेप्ट तगड़ा होता चला जाता है तो वो क्वेश्चंस बना तो लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वो देने लग जाते हैं। तो सेकंड टारगेट, जब आपका पहला टारगेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आप जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपका बढ़ जाएगा, ये पहला या दूसरा या तीसरा बार ऐसा करते करते ये हो ही जाएगा, तो सेकंड टारगेट पे आपको आना है और आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करने का ध्यान देना है। ठीक है, तो अगला आपका टारगेट होना चाहिए कि क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। ठीक, टाइम हम कम लेवें। और इसके लिए जो है आपका ऐप जिसमें भी आप ले रहे हैं वो तो आपको हेल्प करेगा ही, आपको बताएगा ही कि आप ओवरऑल कितना टाइमिंग अपना खर्च कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, वो सब आपको तो पता चल ही जाएगा। और फिर थर्ड और फाइनल टारगेट आपका होना चाहिए कि अब आप एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दें, यानी कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपका अच्छा हो चुका है, आप जो है टाइमिंग अच्छा कर चुके हैं, यानी सही टाइम में भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो अब एक्यूरेसी आपको एकदम मैक्सिमम लेवल पर लेकर के जाना है। क्योंकि अगर हो सकता है आपका जो एक्यूरेसी है वो 80% या 90% है, उसको अगर आप 95% तक 99% तक लेकर के चले जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, एकदम सोने पे सुहागा होगा। आपके मार्क्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो इसलिए थर्ड और फाइनल टारगेट आपका होना चाहिए कि आप एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दें, लेकिन उससे ऊपर आपका प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आप ओवरऑल अटेम्प्ट अच्छा करें और क्वेश्चंस को क्विकली करें। इन सब चीज़ों में आपका जो है डिजी बुक्स बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसलिए आप एक बार चेकआउट जरूर करिए। और उसके बाद कोई भी कमेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में आप आकर के पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं हूँ ऋषिकेश। जय हिंद।